नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे विचारधारा की। पूर्वांचल में विचारधाराओं का परिवर्तन हुआ। कभी नेहरू का ज़माना रहा, कभी लोहिया का ज़माना था, बाद में दीनदयाल जी है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूर्वांचल की राजनीति में समय समय पे बदलाव आए हैं। तो उस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अभी वरिष्ठता में देखा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो कि वहाँ तक अभी आज मौजूद हैं पार्टी में समर्पित रूप से। तो वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री विजय बहादुर दुबे जी हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे पूर्वांचल के राजनीतिक विचारधारा की, कैसे बदलाव हुए, कैसे क्या हुआ। तो सर प्रणाम। हम पहले हमारे दर्शकों के लिए एक आपका राजनीतिक सफर तो वो संक्षिप्त में दे दीजिए। मेरा जन्म गोरखपुर जिले के चुल्लूपार क्षेत्र के मिसरौली गांव में हुआ था, जहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक की मेरी पढ़ाई जनता जूनियर हाई स्कूल मंजरी में हुई। मंजरी में 1967 के चुनाव में जब मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था तो हमारे विद्यालय के प्रबंधक राम नारायण सिंह के भाई श्याम नारायण सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों का विद्यालय बंद कर दिया जाता था 2 बजे, और लड़के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का झंडा लेकर के डॉक्टर लोहिया की ललकार बदलो बदलो या सरकार का नारा लगाते हुए जाते थे। तो वहाँ मंच लगता था, मंच पर मल्हू प्रसाद चंग बजा करके गीत गाते थे और श्याम नारायण सिंह का बहुत ही अच्छा भाषण होता था। मैं बालक था, श्याम नारायण सिंह के भाषण के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। वो भीड़ देख करके मेरे ध्यान में ये नहीं था कि विधायक क्या होता है, सांसद क्या होता है। मेरे मन में यह था कि मैं भी बड़ा होऊंगा, नेता बनूंगा, लोग मेरा भाषण सुनेंगे। और मेरे मन में उस समय यह भाव पैदा हुआ। फिर मैं 68 से लेकर 70 तक हाई स्कूल में पत्थरदेवा में पढ़ा, देवरिया जिले के पत्थरदेवा में। मेरे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, क्योंकि रविंद्र किशोर शाही जी उम्मीदवार थे। उनके राजनीति का केंद्र भी मेरा गांव और मछेला था, तो उनसे अधिक लगाव भी था। उस समय हम लोग कक्षा 9 में पढ़ रहे थे। सुंदर सिंह भंडारी जी आए थे, उनका भाषण सुनने के लिए गए। और उसमें थोड़ा मैं चूँकि गोरखपुर से जिले से आया था, थोड़ी प्रवृत्ति में बदमाशी थी, तो जो दूसरी पार्टी का गाड़ी हमारे गाँव में आती थी उनको मैं ढेला उड़ा कटवा के चला जाता था। बाद में उसकी हमारे पिताजी को शिकायत दी, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर मैं गोरखपुर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई किया दिल्ली इंटर कॉलेज से, और बड़हलगंज चला गया बीएससी करने के लिए। 1974 का चुनाव आया, रामदरस दुबे जी जनसंघ से चुनाव लड़ रहे थे, और मेरे गांव में एक रमाशंकर दुबे थे जिनके बहनोई राम लखन शुक्ला थे। उनकी मामी थी कैलाशी देवी, कांग्रेस से विधायक थी, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जनसंघ का प्रचार कर रहे थे। तो रामदरस दुबे जी ने हमसे कहा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं जनसंघ का उम्मीदवार हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम आपको वोट देंगे। और जब चुनाव आया तो हमारे चाचा रमाशंकर दुबे के यहाँ आए, और उनके कहने पर मैं उनका पोलिंग एजेंट बना। पहली दफा राजनीतिक कार्यवाही में मैं शामिल हुआ 1977 में, नहीं 1974। जी जी। फिर 1977 में मैं यहाँ देवरिया बीआरडी इंटर कॉलेज में बीएड कर रहा था, लेकिन चुनाव में मैं चुल्लूपार ही गया। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में दोनों में मैं जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट बना। फिर 1978 में जनता पार्टी की सदस्यता हुई और मैं पत्थरदेवा आ गया था। राजा राम यादव जी मेरे पिताजी के भी शुभचिंतक थे, और राजा राम यादव जी ने मुझे सदस्यता बही दिया, और मैं 25 सदस्य बना करके अपने गांव में जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हो गया और जनता पार्टी की गतिविधियों में भाग लेना लगा। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी टूट गई, भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई। जनसंघ घटक ने भारतीय जनता पार्टी बनाया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया, और जो पहली तदर्थ कमेटी बनी उसमें श्री जगदीश धर दुबे जी, जो जनसंघ के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता थे, वो अध्यक्ष बने।
मैं उपाध्यक्ष बना और शिव मंदिर राय जी उपाध्यक्ष बने और रामशीष राय जी जो इस समय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो महामंत्री बने। तब से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ। फिर मैं पथरदेवा मंडल का अध्यक्ष बना, 2 बार देवरिया जिले का मंत्री बना जब दोनों जिला कुशीनगर और देवरिया एक में था। फिर उपाध्यक्ष बना, 2 बार महामंत्री बना। इस समय मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ और बलिया का प्रभारी हूँ। इसके पहले मैं गोरखपुर जिले का भी प्रभारी रह चुका हूँ। पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझे 140 फाल्टा विधानसभा का पश्चिम बंगाल में प्रवासी बनाया गया था। वहाँ का जो हमारे तावड़े जी हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और सुनील बंसल जी, इन लोगों के दोनों लोगों के देख रेख में हमने फाल्टा विधानसभा में काम किया था। वर्तमान में मैं बलिया जिले का प्रभारी हूँ और पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। ये हम जैसे पूर्वांचल के राजनीति की विचारधारा को लेके बात करें तो जैसे कि पूर्वांचल काफ़ी मजबूत जिला माना जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री हुए हैं चंद्रशेखर जी और भी जहाँ पे आप अभी प्रभारी के रूप में हैं। देवरिया भी एक अपने देखिए पूर्वांचल में जैसे आप अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ में भी अपराध जगत में ऊंची पहुंच रहने वाले लोग विधायक और सांसद हुए हैं। गोरखपुर में भी अपराधी विधायक हुए हैं, जैसे हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही, अमरमणि, श्याम नारायण तिवारी जैसे तमाम लोग विधायक हुए हैं। लेकिन देवरिया और कुशीनगर जनपद ऐसा रहा है जहां कहीं भी अपराधी राजनीति में अपनी दाल नहीं गला पाए हैं। राम प्रवेश सिंह कई बार चुनाव लड़े लेकिन जमानत जब्त हो गई। बलिया राजनीतिक रूप से अत्यंत परिपक्व जिला है और ये पूर्वांचल का जो जिला है कुशीनगर, देवरिया और बलिया, कुछ गोरखपुर का भी पूर्वी हिस्सा, यहाँ आज़ादी के बाद सोशलिस्टों का प्रभाव था, समाजवादियों का ये गढ़ रहा है। लेकिन जब 1952 के चुनाव में, हमको लगता है या 57 के चुनाव में, जब अशोक मेहता यहाँ से हार गए, सोशलिस्ट पार्टी को उम्मीदवार के रूप में 62 में हार गए और गेना सिंह के नेतृत्व में समाजवादियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो उस समय की स्थिति हो गई, बड़ी नाजुक हो गई। सोशलिस्ट पार्टी का जनाधार बहुत घट गया, केवल उग्रसेन उसके नेता रह गए और सभी सोशलिस्ट जो थे बलिया के भी और देवरिया के कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस का एक तरह से वर्चस्व हो गया। फिर जब 1990 में राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जमीन मिली और एक वैकल्पिक विचारधारा इस पूर्वांचल में स्थापित हुई। हम देवरिया जिले की 13 सीटों में से 10 सीट उस समय जीते थे और देवरिया एक तरह से राममय हो गया था और तब से राजनीतिक धारा में परिवर्तन हुआ, कांग्रेस कमजोर हो गई और आज स्थिति यह है कि अयोध्या के मामले में मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग का पूरा समर्थन उनके साथ हो गया। उनकी यादव जाति में भी विभाजन हुआ, कम परसेंट हमारे साथ रहे, ज़्यादा लोग उनके साथ रहे और एक तरह से पूर्वांचल की राजनीति दो धुरी भी हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, बीच में बसपा ने भी अपना पैर पसारा था, लेकिन चूंकि व्यक्ति आधारित पार्टी होने के नाते बसपा आज कमजोर हो गई और एक तरह से समाजवादी पार्टी भी कमजोर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चुनौती अपनी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी आज बेजोड़ है, आज कोई उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। हमारी सरकार है, सरकारों को से लोगों को बड़ी अपेक्षा होती है, सरकारों की लोग समीक्षा करते हैं। योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, इस नाते हमें आशा है कि 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये लोहिया के विचारधारा के बारे में कुछ देखिए, जब मैंने कहा कि मैं शुरू किया था जी, तो मैं लोहिया का नारा ही लगा के शुरू हुआ था जी। वो था कि 6 छटाक का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है,
भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी, हम लोग ये नारा लगाते थे। इसका अर्थ भी नहीं समझते थे कि क्या है, लेकिन ये नारा लगाते थे। लोहिया जी को एक तरह से कहिए तो मैं अन्य सोशलिस्टों से लोहिया जी को अलग मानता हूँ। जैसे लोहिया जी भारतीय संस्कृति से समाविष्ट सोशलिस्ट थे, वो भारतीय संस्कृति को सम्मिलित कर वाले सोशलिस्ट थे। उनको आम आदमी की चिंता तो थी, लेकिन भारतीय संस्कृति के भीतर ही उसका निराकरण वो चाहते थे। इसलिए लोहिया जी ने रामायण मेला लगाने की बात कहा था। लोहिया जी ने इंदिरा गांधी से कहा था कि मैं सदन में प्रस्ताव करने के लिए तैयार हूं कि आप 25 वर्ष तक प्रधानमंत्री बनी रहें, केवल प्रत्येक घर में शौचालय बनवा दीजिए ताकि हमारी माँ बहनों को शौच करने के लिए बाहर न जाना पड़े। तो लोहिया की सोच बड़ी उत्तम सोच थी, बड़े अच्छे विचार की सोच। मैं तो ये कहता हूँ कि आज लोहिया का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोहिया जो चाहते थे वो आज हर घर में राशन, हर घर में शौचालय, गरीब को आवास, कोई भूख, मैंने कहा ना भूखी जनता चुप न रहेगी, धन और धरती बट के रहेगी। आज कोई भूखा नहीं है, आज सबको आवास मिला है, सबको चिकित्सा की सुविधा मिली है, सबके पढ़ाई की सुविधा मिली हुई है, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जा रहा है। तो लोहिया जी के सपनों को साकार नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। और लोहिया जी के और दीनदयाल जी के विचार बड़े निकट थे। दोनों लोगों ने 1967 में एक साथ मिलकर के और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया था। लोहिया जी के विचारों में और दीनदयाल जी के विचार और गांधी जी के विचार को मैं तो समझता हूँ कि अगर ठीक ढंग से अध्ययन किया जाए तो जो गांधी चाहते थे वही लोहिया चाहते थे, वही दीनदयाल चाहते थे। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य एक था तीनों का। और आज भारतीय जनता पार्टी तीनों के सपनों को पूरा कर रही है। जी। उसके बाद लोहिया के बाद जैसे मुलायम सिंह यादव आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कल्याण सिंह आते हैं, तो ये थोड़ा सा उनकी देखिए कल्याण सिंह, मैं जो सही समीक्षा की जाए जी तो मैं मुलायम सिंह को एक संघर्षशील नेता मानता हूँ, ईमानदार नेता मानता हूँ। राजनीतिक आर्थिक ईमानदार नहीं कह रहा हूँ, राजनीतिक रूप से ईमानदार नेता मानता हूँ। मुलायम सिंह जी सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। अगर विपक्ष में रहे तो सत्ता का सम्मान किए, सत्ता में रहे तो विपक्ष का सम्मान किए। वह स्वयंभू राजनीति के थे, अपने लड़ करके अपने संघर्ष करके राजनीति में आए थे। कल्याण सिंह भी एक विचारधारा की राजनीति किए। कल्याण सिंह के अंदर दृढ़ता थी। जब ढांचा गिर रहा था उस समय हमारे ही जिले के डीजीपी थे शशांक जी के चाचा जी, लेकिन श्री विलास मणि और कल्याण सिंह ने कहा कि ढांचा गिर तो मैं उसकी जिम्मेदारी अपनी लेता हूं। और उन्होंने लिख करके आदेश किया कि मैंने गोली न चलाने का आदेश किया। मुलायम सिंह जी ने गोली चलाए। देखिए सत्ता में रहता है आदमी तो उससे कुछ काम कर जो करता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है। मुलायम सिंह ने जो कार्यसेवकों पर गोली चलवा दी, ये उनका अच्छा काम नहीं था, उसको और तरीके से नियंत्रित कर सकते थे। कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलवाई तो इनकी प्रतिबद्धता थी कि राम जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए। हमने कल्याण सिंह के साथ हम लोगों ने भी शपथ खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर यही बनाएंगे। तो मंदिर तो तब बनेगा ना जब वो पुराना ढांचा हटेगा। और कल्याण सिंह ने अपनी सरकार को राम के लिए कुर्बान कर दिया। वो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे, आदरणीय व्यक्ति थे। कल्याण सिंह जी प्रशासक थे। अगर आज कहा जाए कि अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है तो कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कल्याण सिंह नियमित रूप से कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। वो रोज अपना जनता दरबार लगाते थे, लोगों की बात सुनते थे, आम आदमी की बात सुनते थे, उसी में कार्यकर्ता भी जाता था। मुझे तो कल्याण सिंह की कई सभाओं का संचालन करने का अवसर मिला है। अटल जी के भी सभाओं का संचालन करने का अवसर मिला है। मेरे मन में अटल जी और कल्याण सिंह जी के प्रति बहुत आदर है। मैं मुलायम सिंह का भी सम्मान करता हूँ और इसीलिए सम्मान करता हूँ कि वो एक स्वस्थ राजनीति के थे। अखिलेश में और मुलायम सिंह में बहुत अंतर है, बहुत दूरी है। अच्छा, भाजपा का एक जो दौर था, जैसे दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद सिद्धांत को लेके शुरू किए, लेकिन आज भाजपा पे कई सारे आरोप लगते हैं कि ये पार्टी दो जनी मिलकर चला रहे हैं। देखिए ऐसा है, दीनदयाल जी
जब जनसंघ के साथ थे, जी तो उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जमाना था जी और जनता के दिमाग में था कि कांग्रेस ने ही देश आजाद किया है। जी हम लोगों के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत कम थे जी और कांग्रेसियों ने हमारे पार्टी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी घोषित कर दिया, जमींदारों की पार्टी घोषित कर दिया। जी तो जमींदारों की पार्टी घोषित करने के नाते थोड़ा जनता में समर्थन कम था। दीनदयाल जी की नीतियां जो आज क्रियान्वित हो रही हैं, आम आदमी के कल्याण की नीति थी। एक आत्मानववाद था, त्याग और तपस्या का मामला था कि आपके पास अगर है तो आपको जो मिला है ये समाज से मिला है, तो आप समाज को उसको वापस भी करें, ये उनकी सोच थी। लेकिन दीनदयाल जी के जमाने में हम लोगों ने ठीक प्रकार से हमारे लोग, मैंने हम क्या थे, हमारे लोग ठीक प्रकार से हमारी अपनी बात जनता तक समझा नहीं पाए, क्योंकि जनता के दिमाग में तो दूसरी बात बैठी हुई थी कि ये देश आजाद कराने वाले ये लोग हैं, कांग्रेस के लोगों ने देश आजाद कराया है, जनता उसकी मुरीद थी, तो वैकल्पिक विचारधारा नहीं चल पाती थी। तभी कांग्रेस के बाद हमारी ही स्थिति थी, हम खड़े हो रहे थे। तो ये दुर्भाग्य था कि दीनदयाल जी की हत्या हो गई, नहीं तो हम बहुत जल्दी खड़ा हो गए होते। अच्छा, ये आज का जो पूर्वांचल है तो उसमें जातिगत समीकरण ज़्यादा बैठाया जा रहा है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में भी ओम प्रकाश राजभर हैं, चाहे और जैसे संजय निषाद हुए, तो ये सारे लोग एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखिए? देखिए, जाति की वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता। जी, मैंने गांधी जी को पढ़ा था। जी, हमारे यहाँ जो जातियां बनी थी वो रोजगार देने के लिए बनी थी। गांधी जी ने कहा है कि मैं मानता हूं कि भारत के जाति व्यवस्था में दोष हो सकते हैं, लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूं, इसलिए कि ये जातियां रोजगार से जोड़ती हैं। जैसे कुम्हार के पास रोजगार था, लोहार के पास रोजगार था, बढ़ई के पास रोजगार था, जुलाहे के पास रोजगार था, चूड़ीहार के पास रोजगार था, खट्टी के पास रोजगार था, यादव के पास रोजगार था, ब्राह्मण के पास रोजगार था, करीब डोम के पास रोजगार था, धोबी के पास रोजगार था, और कोई किसी उसके व्यक्तिगत रोजगार में दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता था। इस आधार पर जातियों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, लोग अपने पेशे से अलग हट रहे हैं, तो जनता के नीचे बैठा हुआ, मंच के नीचे बैठा हुआ आदमी यह सोच रहा है कि मंच पर जो नेताओं की पंक्ति बैठी है उसमें मेरा कोई है कि नहीं है। इस नाते जाति आधार पर राजनीति पनप रही है, कार्यक्रम के आधार पर राजनीति नहीं पनप रही है। मैं पूछ रहा हूं कि आज जो सबसे गरीब वर्ग है वो मुसलमान है और हरिजन है, चमार है। सारी सुविधाएं जो हमारी सरकार की है, योगी सरकार की चाहे मोदी जी के सरकार की, ये वर्ग सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है। लेकिन आज भी वो भारतीय चमार जाति जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कम जुटी हुई है, और मुसलमान जाति भी बहुत कम जुटी हुई है। तो कार्यक्रम के आधार पर आज थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि हम कार्यक्रम कह रहे कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसका है, लेकिन जाति आधार पर भी है। और हमारा यह देश जो है ना, वो तो वो देश है, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, व्यक्ति प्रधान देश है। तो उस व्यक्ति प्रधान, वह व्यक्ति जो है किस जाति का है, आज यह आ गया है। जैसे राणा प्रताप को का नाम लेकर क्षत्रिय अपने को गौरवान्वित करता है ना, जी जी, परशुराम जी का नाम लेकर के ब्राह्मण अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। जी जी। क्या है इनका, मारवाड़ी लोग जी, महाराजा अग्रसेन का नाम लेकर अपने गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी, तो फिर राजभर क्यों नहीं करेगा ओम प्रकाश राजभर, अगर उसमें से आगे बढ़ गया है तो? जी, यादव क्यों नहीं करेगा मुलायम सिंह यादव के नाम पर? जी। भी करेगा। जी, और इस नाते जाति, अब ये शॉर्टकट है, मैंने राजनीति का ये शॉर्टकट है। जी, जब तक सारी, और अच्छा, सबसे ज्यादा जातिवाद तो पढ़े लिखे लोगों में है। जी, सबसे ज्यादा जातिवाद अगर कहीं है तो जो लड़के जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में है, सबसे ज्यादा जातिवाद, जाति देख करके अंक दिए जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, नियुक्तियां होती हैं। तो जब क्या कहते, गंगोत्री में ही गंगा
गंदी हो जाएंगी तो इलाहाबाद में तो रहेगी ही रहेंगी। बिल्कुल। ऐसा जातिवाद पनप रहा है। जी। नहीं तो कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई नेता जो है अपने जात के लोगों को, कोई ब्राह्मण, अभी मुलायम सिंह जी के परिवार में 3 लोगों की शादी क्षत्रियों के घर हुई। अखिलेश की पत्नी स्वयं क्षत्रिय है, जी। उनके भाई प्रतीक की पत्नी क्षत्रिय है, जी। शिवपाल के बेटे की शादी क्षत्रिय के घर में, क्योंकि वो यादव लड़कियां नहीं मिल रही थी। शादी विवाह में तो अब ये धर्म जाति टूट रही है, लेकिन वोट में वो उतने पुख्ता होती जा रही है। और इसके लिए राजनीति, सभी राजनीतिक दल बराबर दोषी है। देख करके किस जाति का कितना वोट है। अच्छा, जो वो संख्याएं लिखी जाती हैं, इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य, ये सब झूठ है। किसी ने जातिगत गणना कब कराया कि पता चलता है कि कितनी जातियां हैं, कितने जाति के वोटर हैं। लेकिन एक भ्रम पाले हुए हैं और उसी में ये जो जातिवादी नेता है अपनी फसल काट रहे हैं। अच्छा, आजकल के जैसे युवा जो राजनीति में आ रहे हैं, आपका लंबा अनुभव रहा लगभग 40-50 वर्षों का, तो उनको आप राजनीति में क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से राजनीति, आपका अनुभव क्या कहता है उनके लिए नए? देखिए, आज जो युवा आ रहे हैं तो प्रकार से आ रहे हैं जी। एक जैसे मान लीजिए कि हमारे दल में जो आ रहे हैं जी, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से होके आ रहे हैं जी, वो तो विचारधारा को लेके आ रहे हैं जी, वो बहुत जल्दीबाजी में नहीं है। जी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो आ रहे हैं वो जल्दीबाजी में है कि जल्दी हमको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। जी, और उसका कुछ नकल हमारे पार्टी में भी कुछ नए लोग आ रहे हैं तो उनको भी हो रहा है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कोई पद प्राप्त कर लें, और इसके लिए वो नेताओं की चाटुकारिता शुरू कर रहे हैं, गणेश परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें कुछ लाभान्वित भी हो जा रहे हैं। विचारधारा की राजनीति करने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। आपको मैं बताऊं, हमारे सुंदर सिंह भंडारी जी इसी जिले में आए थे, तो हमारे यहाँ जब परिचय होता है तो ये पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, तब पूछा जाता है पार्टी में दायित्व क्या है। एक नेता ने कहा, जब पूछा गया नाम बताए, और वो बेचारे होल टाइमर कार्यकर्ता थे, पूछे कि व्यवसाय क्या है, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी। पर भंडारी जी नाराज हो गए थे कि यार कुछ व्यवसाय करो। तो आज जो नेता आ रहा है ना, अभी आपको कह दिया मैंने, उचित नहीं होगा। आज जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों को है, हम तमाम लोगों को जानते हैं जो उन्होंने अपनी जमीन बेच करके वो गाड़ियां खरीदी हैं, खेत बेच करके, जो बाप दादा की कमाई से खेती बैठी होती उसको बेच करके राजनीति के में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर प्राप्त कर। विचारधारा की राजनीति आज जो नया युवा है कम करना चाहता है। एक मंत्री से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो आते थे तो लड़ते थे। हमने पूछा कि राजनीति में क्या अंतर है अभी समय में। उन्होंने कहा कि आप लोग तो आते थे तो लड़ते थे कि हमारे यहाँ ये नहीं बना, स्कूल नहीं बना, ये सड़क नहीं बनी, ये पुलिया नहीं बना, ये होना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता है। आज का जो युवा आता है तो कहता है भाई सर जरा एक सेल्फी हो जाती, और वो सेल्फी लेता है और उस सेल्फी का क्या करता है, कार्यालयों में दिखाता है। जी, जी। तो बुराइयां आती रहती हैं, ये फिर ठीक ही नहीं है कि अस्थायी रूप से आएगी, रहेगी, ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये एक योगी जी से पहले कहा जाता था कि पूर्वांचल में विकास उस गति से नहीं था, और आज के तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, कल्याण सिंह की जो सरकार थी जी, उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि लगभग 80% से अधिक धन केवल तनख्वाह देने में खर्च हो जाता था। आय का अभाव था, तो जितना आय रहेगा उसी के रूप में विकास होगा। वीर बहादुर सिंह ने पूर्वांचल में विकास करने का काम शुरू किया था। हाँ, जोगी जी जिस पैमाने पर विकास कर रहे हैं उस पैमाने पर विकास किसी ने करने का काम नहीं किया था। मैं बलिया का प्रभारी हूँ, चंद्रशेखर जी ने भी सड़कों को बहुत अच्छा बनवाया, लेकिन बलिया का आधा से अधिक भाग आज भी बाढ़ क्षेत्र में है। बड़े बड़े ताल वहाँ है, ताल है, बड़े 2-2-3-3 किलोमीटर के ताल हैं।
अगर हमको लगता है कि जोगी जी को मिल जाता तो जोगी जी उसको पर्यटक स्थल बनवा देते। तो जोगी जी ने जितना काम किया है विकास का, उतना काम किसी ने नहीं किया। अभी सन्यासी है, पता नहीं, भगवान की कृपा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देना ये सपने जैसा है कि नहीं है, लेकिन वो धरती पर उतार रहे। मैं गोरखपुर का प्रभारी था, तो महाराज भाई भाषण में कहा, महाराज जी बैठे थे मंच पर, तो मैंने कहा महाराज जी वो खाद कारखाने का शिलान्यास हो रहा उसके पहले, तो मैंने कहा महाराज जी एक दिन टीवी पर आप संसद में भाषण कर रहे थे खाद कारखाने का, और सरकार ने निर्णय ले लिया था कि खाद का कारखाना बंद किया जाएगा, बंद हो ही गया था। उसकी जमीन भी एसएमई को और नवोदय विद्यालयों को आवंटित कर दी गई थी। तो हमारे लड़के ने कहा कि महाराज जी क्यों झूठे जिद पड़े हैं, जब सरकार को उसका जमीनियाँ सब इधर उधर दे रहे हैं, कहाँ से बन पाएगा कारखाना बने। तो मैंने कहा कि नहीं महाराज जी सन्यासी हैं, और सन्यासी हठ जो होता है वो पूरा करो के रहता है। आज वो पूरा हो रहा है, शिलान्यास हो गया। तो जो गोरखपुर में खाद का कारखाना, यूरिया खाद का कारखाना आ गया और एम्स आ गया, ये सपना था। और ये निश्चित तौर पर ये योगी आदित्यनाथ जी की का ही संघर्ष है कि ये दोनों साकार हो पाया। तो मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों, चाहे एम्स हुआ और चाहे खाद का कारखाना, वो सांसद के रूप में लाए हैं जी। उस समय सांसद थे जब शिलान्यास हुआ था, मैं गोरखपुर का प्रभारी था। तो योगी आदित्यनाथ का तो भाई पूर्वांचल के विकास में बहुत योगदान है, और उसका मुकाबला कर पाना कठिन है जी। आज की इस चर्चा को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और विचारधाराओं की बात है, हमारा अभी पूर्वांचल बहुत बड़ा विषय है, बहुत पूर्वांचल की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब हम अगले एपिसोड में विचारधाराओं से संबंधित अन्य जानकारी अन्य दल के लोगों से भी लेने का प्रयास करेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का एपिसोड, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे नए विषय के साथ नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।